नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट 2 क्लासेस में हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया था, ठीक है। ये टेबल मैंने आपको फिल करवाई थी और मैंने इसको लर्न करने के लिए बोला था, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो है एसिड की तरफ जा रहे हो, ये देखिए, मतलब सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो कलर रेड होता चला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इधर अगर आप जाते हो बेसिक सॉल्यूशन की तरफ तो कलर कैसा होता चला जाता है, वॉयलेट होता चला जाता है कलर, ठीक। तो इस कलर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, जब मैं लास्ट 10 ईयर कराऊंगा, ठीक है, तो इस बात को मैं आपको दिखाऊंगा जो बात अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, करेक्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए, अब इसके लिए ना हमें दो चीजें करनी है, समझिए जरा। सबसे पहला पॉइंट जो है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, ठीक है। देखिए, आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच। अब मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी यहाँ बताता जाऊंगा क्या क्या वो लोग पूछेंगे, ठीक। आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.2 7.0 टू 7.8, ये टिक लगाइए और याद करिए। अब यहाँ से एमसीक्यू टाइप में बच्चों आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन का बन जाएगा, ठीक, कि हमारी बॉडी का पीएच कितना होना चाहिए, 7.0, यानी कि 7 से लेके 7.8 के बीच में। पेंसिल और एनसीईआरटी की बुक निकाल के बैठिए, मैंने आपको बताया, निकाल लीजिए और टिक लगाइए। हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज होता है 7.0 से 7.8 होता है, याद है, बताइए। अगर आपका पीएच बॉडी का किसी भी कारण से बच्चों 7 से कम हो जाए या 7.8 से ज्यादा होने लगता है, ठीक है, तो हमें कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है ना, हमारा शरीर बीमार हो सकता है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, करेक्ट। नाउ इसके बाद, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ओके, मतलब बहुत ज्यादा पीएच का चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब 7, जैसे अब हमारे बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ह्यूमन बींग्स के बारे में कि 7.0 से 7.8 के बीच में पीएच वेरी करेगा, इसी के बीच में रहेगा पीएच, तो ठीक रहेगा, आपका हेल्थ ठीक रहेगा, अदरवाइज कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। अब सुनिए बच्चों, आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा कि एसिडिक रेन की डेफिनेशन क्या है। तो पीएच, देखिए आपको पता है जब रेन होती है पानी बरसता है ना, तो एसिडिक रेन भी होती है, आपको पता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलकर एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर एसिडिक रेन करते होंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों पीएच जब 5.6 से लेस जाता है ना, ये सब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, 5.6 से जब लेस होता है पीएच, ठीक है ना, तब उस रेन को एसिडिक रेन बोला जाता है, ठीक। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा आप बताइए बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बच्चों मान लीजिए कि एग्जाम में जो रेन हुई और रेन वाटर को हमने कलेक्ट किया, भाई पानी बरस गया, उसके वाटर को हमने कलेक्ट किया, उसका हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर की हेल्प से पीएच चेक किया। अब पीएच 5.2 आ रहा है, कितना आ रहा है पीएच बताइए, 5.2 आ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, ये एसिडिक रेन होगा कि नहीं होगा, बताइए, ये एसिडिक रेन होगा कि नहीं होगा, बताइए, करेक्ट, ये एसिडिक रेन होगा कि नहीं होगा, ये एसिडिक रेन है कि नहीं, यस सर है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब पीएच 5.2 5.6 से लेस होता है, तो ये 5.2 5.6 से क्या है, लेस है, तो एसिडिक रेन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद, when acid rain flows into the rivers, the lowers it will lower the pH of the river water, the survival of aquatic life in such rivers becomes difficult। अब देखिए वही चीज है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते होंगे या एक्वेटिक प्लांट्स जो होते होंगे, एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहने वाले, है ना। तो बच्चों जब ये पानी रिवर से बहता हुआ समुद्र में जाता है या नदियों में जाता है, ठीक है, तो वहां का पीएच लो हो जाएगा, यानी कि एसिडिक वाटर हो जाएगा। तो अगर एसिडिक वाटर हो जाएगा तो आपको पता है जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक। तो ये आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इधर आइए, अब बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, अगर आएगा कभी एमसीक्यू टाइप में आएगा, है ना, एमसीक्यू कहीं अलग से नहीं बनेंगे, आपकी बुक से ही बनाए जाएंगे। तो बच्चों इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि वेनस का जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक, वो थिक और व्हाइट येलोइश क्लाउड से बना होता है। तो बताओ उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसके एटमॉस्फेयर में कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम कौन सा एसिड के नाम दिए रहेंगे, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, ठीक, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो वेनस के एटमॉस्फेयर में कौन सा एसिड है, आपको टिक लगाना होगा। बताइए बच्चों कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है बताइए,
सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक, H2SO4, ठीक है। तो अब उसने आपसे पूछा डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, आंसर इज नो, ओके। इस प्लेनेट पे, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर कैसा आपका एसिडिक एटमॉस्फेयर है, तो ऐसे एसिडिक एटमॉस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये H2SO4 याद रखिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर आइए जरा, देखिए नेक्स्ट यहां पर आइए। अब देखिए बच्चों, ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए जरा। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, मतलब आपके घर के आसपास जो मिट्टी मिल रही है ना, उसका पीएच कैसे पता करोगे। तो पता करने के लिए बहुत आसान है, देखो एक एक्टिविटी दी हुई है, ध्यान से चेक करिए। एक एक्टिविटी दी है, अब इस एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 2 ग्राम सॉइल ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब होगी आपके पास, ठीक। तो टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम, बहुत थोड़ा सा सॉइल ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए। अब उसमें 5 ml पानी मिला दीजिए, ठीक। तो ये देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखिए, ठीक। अब आपने क्या किया, इसमें 2 ग्राम सॉइल ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया आपने, पानी मिला दिया, सही है। और अच्छे से इसको स्टिर कर लीजिए, है ना, मिला लीजिए अच्छे से, इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हो बताओ, इसको आप अगर लिटमस पेपर से चेक करोगे, ठीक, तो बस अगर एसिड होगा तो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, और अगर बेसिक होगा ये सॉइल का नेचर का बेसिक होगा तो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, ठीक। उसके बाद अगर आपको इसका एग्जैक्ट पीएच चाहिए, एग्जैक्ट पीएच वैल्यू चाहिए, तो आप किसको यूज करोगे, सुन लो ध्यान से, 2-3 बातें। पहली बात कि भाई एसिडिक है ये सॉइल मेरी, एसिडिक है या बेसिक है, ये आप कैसे पता करोगे, ये आप कैसे पता करोगे, लिटमस पेपर से। लेकिन अगर मुझे इसका एग्जैक्ट पीएच चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, चलो देखते हैं आप क्या बताओगे। कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर एकदम इसका एग्जैक्ट पीएच आपको चाहिए कि इसका पीएच कितना है, तो बताओ आप क्या यूज करोगे, बताइए। अगर आपको इसका एग्जैक्ट पीएच चाहिए तब आप क्या यूज करेंगे, बताइए। यस, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यस, वेरी गुड। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो एग्जैक्ट अगर पीएच चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, बताइए, बताइए आप क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, वेरी गुड, याद है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यही बात बच्चों इन्होंने एक्टिविटी में आपसे बोली है, कह रहा चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट। अच्छा, फिल्ट्रेट का मतलब समझ लो, वही इन्होंने बात करी है, कह रहे हैं पहले अच्छे से मिक्सचर कर लो इसका, है ना, मिक्स कर लो 2 ग्राम सॉइल को पानी के साथ, फिर क्या करो, फिल्टर कर दो, ऐसे करके एक फिल्टर पेपर लगा के, है ना, एक फिल्टर पेपर लगा के इसको इसके ऊपर पार कर दो, और नीचे इसको कलेक्ट कर लो। तो नीचे जो कलेक्ट करोगे आप, है ना, वो क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, वो क्या होगा आपका, फिल्ट्रेट होगा। बस इसी फिल्ट्रेट को आपको लिटमस पेपर से या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से चेक करना है, बस, ठीक। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में कल मैंने पढ़ाया था आपको। अब उसने पूछा व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच ऑफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन योर रीजन, ओके। अब इसके पहले इन्होंने हमसे कुछ बात भी करी थी, इनकी बात जरा सुन लो। कह रहा ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। मतलब भाई आप अपने घर के आसपास से मिट्टी लेके आए हो ना, तो जहां से मिट्टी लेके आए कुछ पेड़ पौधे भी होंगे वहां पर, कुछ छोटे मोटे प्लांट्स होंगे, वो ग्रो कर रहे होंगे वहां पर, ठीक है ना। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद पता करना है कि आपकी सॉइल कैसी वहां की, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, कि उसका पीएच कितना है। और ये पता करने के बाद आपको ये पता करना है इस एक्टिविटी में कि कौन से प्लांट्स वहां ग्रो कर रहे हैं, मतलब प्लांट जो भी वहां पे ग्रो कर रहे हैं उसके लिए वहां का पीएच कितना होना चाहिए। अब मैं आपको इस टॉपिक का कंक्लूजन बता रहा हूं, रुक जाओ, इतना कंफ्यूज आपको नहीं होना। अब इसका कंक्लूजन सुनो, इधर आओ जरा, इसका कंक्लूजन ये रहा, जरा आ जाइए यहां पर। देखिए बच्चों, इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको ना इसका कंक्लूजन बताता हूं, आपको याद क्या करना है। सुनो यहां पर देखो जरा, ये वाला टॉपिक जरा होल्ड करके सब लोग एक बार पढ़ेंगे, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूं और इसको आप पढ़िएगा, ठीक। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7, बस यही है। सॉइल लगभग न्यूट्रल होनी चाहिए, है ना, पीएच सॉइल का कितना होना चाहिए, 7, तभी जो पौधे हैं वहां पर, जो प्लांट है, उनका बेस्ट ग्रोथ होगा, बस ये चीज है, यही हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, द प्लांट ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। द सॉइल में एसिडिक और बेसिक naturally. The soil pH is also affected by use of chemical fertilizers in the field. The pH of acidic soil can reach as low as 4.
दैट ऑफ द बेसिक सॉइल कैन गो अप टू 8.3। केमिकल्स कैन बी एडेड। अब देखिए बच्चों, किसी भी कारण से, मतलब आप जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो ना, मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, आपको पता है भाई। अब फर्टिलाइजर्स जो भी यूज किए जाते होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आप लोग यूज करते हो प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो भाई वो एसिडिक या बेसिक नेचर के मान लीजिए हैं, तो वो सॉइल के पीएच को 7 से डिस्टर्ब कर देंगे। सॉइल पहले न्यूट्रल था, मतलब 7 के आसपास होगा, 7.1, 7.2, 6.8 के आसपास होगा, ठीक। अब आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स डाले, बाहर से कुछ फर्टिलाइजर्स आपने डाले, तो वो क्या करते हैं, इसके पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक, इसको एसिडिक कर सकते हैं, इसको बेसिक कर सकते हैं। और यदि आपकी सॉइल एसिडिक या बेसिक हो गई तो उसमें प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। तो सुनिए, वही वाली जो एक्टिविटी करवाई थी, वो एक्टिविटी करने के बाद आप चेक करो कि आपका पीएच 7 से बहुत कम तो नहीं आ रहा है। अगर आपका, सुनो, पीएच 7 से बहुत कम आ रहा है बच्चों, तो वो एसिडिक होगा। और अगर एसिडिक होगा तो उसको आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा, अपनी सॉइल को न्यूट्रल करना पड़ेगा, जिससे कि पौधे वहां पर अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें, ठीक। तो सॉइल को वापस न्यूट्रल कैसे करोगे, अगर वो एसिडिक हो गया तो उसमें कोई बेस डालोगे। अब बेस कौन कौन सा डालोगे वो आपको याद करना है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दें। यहां पर आइए जरा बच्चों, देखिए, अगर आपकी सॉइल कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है, अगर आपकी सॉइल एसिडिक हो गई तो उसमें बेस डालिए। बताइए कौन कौन सा बेस के साथ ट्रीट करोगे। क्विक लाइम के साथ ट्रीट करोगे। याद है बच्चों, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर होता है भाई, कल पढ़ाया था। मेटल का ऑक्साइड है, CaO, मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर। या आप स्लेक लाइम यूज करेंगे बच्चों। स्लेक लाइम क्या था आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेसिक इन नेचर। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक। या चौक, चौक जो होता है वो क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट चौक है, चौक का पाउडर बना लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। चौक को अच्छी तरीके से उसको ग्राइंड करके पीस कर उसको उसका पाउडर टाइप का बना के और फील्ड में इस तरीके से अच्छी तरीके से डाल के मिट्टी में मिला देंगे, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है, मेटल का कार्बोनेट क्या होता था, कैल्शियम मेटल है और कार्बोनेट, तो मेटल का कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता था, आपको याद है। तो ये चीज है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, कभी कभी हमारी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है, यानी कि बेसिक हो जाती है। भाई कुछ केमिकल वेमिकल हम लोगों ने मिला दिया होगा, मान लीजिए गलती से, तो गलती से का मतलब है कि प्लांट्स वांट्स लगाते हैं ना फार्मर, तो अब वो एल्कलाइन, अगर वो बेसिक हो गई है, सॉइल अगर बेसिक हो गई है, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एसिड डालना पड़ेगा, ठीक, उसमें आपको एसिड डालना पड़ेगा। तो बेस्ट जो है, अगर आपकी सॉइल कैसी हो गई, एल्कलाइन, इफ सॉइल इज टू एल्कलाइन, तो बेस्ट तरीका है उसमें आप क्या डाल दो बच्चों, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डाल दीजिए, मैन्योर और कंपोस्ट डाल दीजिए, ठीक है। मैन्योर और कंपोस्ट जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक। मैन्योर या कंपोस्ट जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब आप एक काम करो, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मैं यहां पर होल्ड करता हूं क्योंकि यहां पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। आप यहां से लेकर और यहां तक इसको कम से कम 2 टाइम्स पढ़िए, जरा पढ़िए फटाफट, जिससे कि आपको बातें पता चल जाए। पढ़ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, कर लिया है बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपका हो गया होगा। अब देखिए यहां पर आइए जरा, नेक्स्ट, ये बात अभी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं एनसीईआरटी में। अब यहां पर आइए जरा, देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक हो जाता है आपका। देखिए, पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, आपको पता है बच्चों कि जो, यस, अब देखिए आपको पता है कि आपका जो स्टमक है ना, स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। सभी बच्चों ने पढ़ा भी होगा ये। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन जब होता है, कुछ आप उल्टी सीधी चीजें मान लीजिए खा लिया आपने, ज्यादा खा लिया, तो इनडाइजेशन जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता ठीक से, तो स्टमक को लगता है कि भाई उस फूड को डाइजेस्ट करना चाहिए, तो वो ज्यादा मात्रा में HCl को बाहर निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इससे क्या होगा, इससे जो इनर लाइनिंग होगी आपके स्टमक की, उसमें पेन होगा, इरिटेशन होगा, क्योंकि एसिड वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, मतलब आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड, तो मैं अगर क्या कहूँ, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। HCl के आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो इरिटेशन करेगा, दर्द करेगा। अब बताओ, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना होगा तो आप रेमेडी यूज करोगे, कौन सी, 2 रेमेडी आपके सिलेबस में, दोनों आप याद कर लीजिए। एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा है, याद है, बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूसरा क्या है आपका, बेकिंग सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा आपका माइल्ड बेस है, कैसा है, माइल्ड बेस। देखिए,
बेकिंग, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक मिनट को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन पानी के साथ, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस एक्वस। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, यहां इन्होंने माइल्ड बेस क्यों लिखा हुआ है समझिए जरा। भाई जब आप इसको एज अ रेमेडी यूज करोगे तो आप इसका एक सॉल्यूशन बनाकर इसको पी जाओगे, ठीक, तो ये क्या करेगा? एसिड को नलीफाई करेगा। लेकिन पता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये पूछूं आपसे, अभी मैं आगे आगे सॉल्ट एनालिसिस कराऊंगा, अगर मैं आपसे तब पूछूंगा ना कि ये कैसा बेस है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। सुन लीजिए ध्यान से, SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये 100% लगभग लगभग ये 100% आयनाइज हो जाता है, याद रखिएगा, अभी मैं आपको सवाल दूंगा। तो फर्स्ट रेमेडी क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा क्या था बच्चों? बेकिंग सोडा। दूसरा क्या है आपका? बेकिंग सोडा, ठीक, दूसरा क्या है आपका बताइए? बेकिंग सोडा, करेक्ट। तो इन दोनों रेमेडीज को याद कर लीजिए, ठीक, इन दोनों रेमेडीज को याद कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, करेक्ट, बेकिंग सोडा, करेक्ट। तो बेकिंग सोडा जो है वो क्या है आपका? सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, पता है आपको, है ना। बेकिंग सोडा क्या आपका? सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3। और मैंने आपको बताया था सोडियम मेटल है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, ये लीजिए, ठीक है। तो ये 2 रेमेडीज है, इनको आप याद कर लीजिए। हो गया? हो जाएगा बताइए, ठीक, आगे बढ़िए। अब इसके बाद बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए निकल के आता है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पीएच इन आर डेली लाइफ वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, पता है आपका? पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए, द टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, ठीक। टूथ डिके, हमारा जो टूथ होता है वो खराब होना तब शुरू हो जाता है जब पीएच 5.5 से लेस हो जाता है। अब 5.5 से अगर लेस हो गया, ठीक, तो ध्यान रखिए 5.5 से लेस, तो भाई एसिडिक मीडियम हो जाएगा। अब होता क्या, मैं आपको बताऊं, जो टूथ एनिमल होता है आपका, ठीक है, गूगल करके आप देख सकते हो कैसा दिखता है, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। टूथ एनिमल जो होता है, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटाइट। अब ध्यान से सुनिए, अब बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सुनिए बच्चों, कि टूथ एनिमल कौन से कंपाउंड से बना होता है। पहली बात तो आपको नाम याद होना चाहिए कंपाउंड का, सुनो, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ओके, दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है, दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है ना, करेक्ट। मतलब कैल्शियम फॉस्फेट का एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। इसको आप पहली बात तो याद कर लीजिए, पहले नाम इसका याद करिए। टूथ एनिमल किससे बना हुआ है? टूथ एनिमल किससे बना हुआ है, याद कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको सवाल बताता हूं इसका। याद कर लिया? बताइए, याद कर लिया? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब इसका फॉर्मूला बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, किसी को याद है? कैल्शियम पे होता है आपका 2+ चार्ज और फॉस्फेट होता है आपका PO4 2-, ठीक। तो ये 2 इधर आएगा और ये आई एम वेरी सॉरी फॉस्फेट PO4 3-, ठीक, PO4 3- होता है, तो 3 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा CA3PO4 होल ट्वाइस। ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। तो इसका एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, बस आपको कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इसी से एनिमल बना होता है और ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जो एनिमल होता है वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और सुनिए, अब खास बात सुनिएगा जरा बच्चों, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है आपका, ठीक, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, किसी बच्चे को इसका नेचर पता है कैल्शियम फॉस्फेट का? जल्दी बताइए, अगर आपको इसका नेचर पता है तो मुझे बताइए जरा, इसका नेचर कैसा होता है बताइए, बेसिक होता है या एसिडिक होता है? जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर अभी मैं बताता हूं एग्जाम में क्या पूछेगा। बताओ इसका नेचर, ये सॉल्ट है ना कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसका नेचर होता है बेसिक, यस, आप लोग को याद है, क्लास में पढ़ा है, वेरी गुड, ठीक। तो इसका नेचर होता है, ये होता है भाई बेसिक, सब लोग याद कर लें जिनको नहीं पता है, तो ये होता है बेसिक, ठीक। अब मुझे बताओ
कि आपका जो दांत होता है, ठीक है, टूथ एनिमल जो होता है वो बेसिक इन नेचर हुआ कि नहीं, क्योंकि वो इसके ही तो क्रिस्टल से बना है, इसी का तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। अब बताइए बेस है अगर, तो ये बताओ बेस के साथ रिएक्ट कौन करेगा, जल्दी बताइए। ये बेस हो गया, ठीक, ये टूथ एनिमल है आपका इस तरीके से, और ये बेसिक इन नेचर है, इसमें बेसिक कंपाउंड से बना हुआ है ये। तो बेस के साथ रिएक्शन कौन करता है बताइए जल्दी से। बेस के साथ रिएक्शन कौन करता है, एसिड करता है, ठीक, बेस के साथ रिएक्शन कौन करता है, एसिड करता है, ठीक है ना, ओके। नाउ अब देखिए बेस के साथ रिएक्शन एसिड करता है, ठीक, तो ध्यान सुनो। अब आप जो खाना खाते हो, भाई खाना आप खाओगे, फूड है ना, तो फूड में आपको पता है बच्चों, ध्यान देंगे स्टूडेंट जरा, देखिए जो भी खाना आप खाते हो उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। ये देखिए ये शुगर के मॉलिक्यूल, शुगर का फॉर्मूला आपका C12, याद नहीं करना है, बस ऐसे ही बता रहा हूं, C12H22O11, ठीक। अब ये शुगर के जो मॉलिक्यूल, भाई हमारे जो माउथ है, माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे बताइए, ये डिग्रेडेशन करेंगे किसका, शुगर के मॉलिक्यूल का, क्योंकि शुगर का मॉलिक्यूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, चेक कर लो, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, C12H22O11, देख रहे हो, इसमें 12 क्या है, 12 कार्बन है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है, तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन करेगा बैक्टीरिया, यानी कि कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होगी और इसको डिग्रेड करेगा, यानी कि ब्रेक करेगा। तो जब ये शुगर के मॉलिक्यूल या फूड के जो भी कंपोनेंट हैं, जब बच्चों इसका डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो यहां पर कोई ऑर्गेनिक एसिड बन के आता है। ध्यान से चेक करिए, शुगर में कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन प्रेजेंट है तो एसिड कौन सा बनेगा, कोई ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कार्बन का कोई ऑर्गेनिक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कोई ना कोई बनेगा, तो माउथ में मीडियम कैसा हो जाएगा, अब एसिडिक, ठीक है, बताइए सही बात है कि नहीं बताइए, ठीक। तो खाना आपने खाया, खाने में जो खाना खाते हो उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये रहा, शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, कहीं पर मैं लिख दूं क्या छोटा सा, ये देखिए शुगर का फॉर्मूला मैंने वहां लिख दिया है जिसमें कार्बन होता है, तो शुगर के मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होगा, क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है और ये बड़ा सा जो मॉलिक्यूल है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा होगा, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां पर बनते होंगे, जिसमें से एक प्रोडक्ट आपको याद रखना है, यहां पर ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनते होंगे, ठीक। अब ये ऑर्गेनिक एसिड यदि बच्चों ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो बताइए क्या होगा, बताइए मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और हमारा टूथ एनिमल किससे बना हुआ है, बेस से। हमारा टूथ एनिमल जो है ना, ये हमारा क्या है, टूथ एनिमल हमारा किससे बना हुआ है, बेस से, है ना, मैं लिख देता हूं। अब ये एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, कौन से वाले एसिड से, ये जो हमारे माउथ में बन रहा है। अब ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये जो है एनिमल खराब होने लगेगा, है ना, ये रिएक्शन करेगा तो खराब होने लगेगा, इस तरीके से आपके दांत खराब हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कोरोड होने लगता है, केमिस्ट्री की भाषा में यदि हम बोलें तो एसिड के साथ रिएक्शन करके ये जो टूथ एनिमल है बच्चों आपका, ठीक है, ये कोरोड होने लगता है, ठीक है, ये कोरोड होने लगता है, करेक्ट। और ऐसा कब होता है, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से बिलो चला जाता है, लो चला जाता है, याद रखना है सब सारे डेटा। जब तक माउथ का पीएच 5.5 रहेगा तब तक तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसे ही माउथ का पीएच 5.5 से लो हो जाता है यानी कि मीडियम एसिडिक हो जाएगा, तो तुरंत वो एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टूथ के बेसिक कंपोनेंट ये वाले से रिएक्शन करेगा और टूथ जो भी आपके दांत हैं उसको कोरोड कर देगा, उसको खराब करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके दांत खराब होने लगेंगे, ठीक है। तो जो बेस्ट तरीका है, वो बेस्ट तरीका क्या है बताइए, बेस्ट तरीका ये है कि खाना खा लीजिए और खाना खाने के बाद क्या करोगे आप, अपने माउथ को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए, बस यही है। माउथ को क्लीन कर लोगे तो जो भी वहां पर बैक्टीरिया वगैरह होंगे या जो भी एसिड वहां पर एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वो निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो ये रहता है कि जो टूथपेस्ट है बच्चों आपका, जो टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक, बताइए। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होगा बताइए, एसिडिक या बेसिक होगा, बताइए कैसा होगा, जल्दी से बताइए। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होगा स्टूडेंट्स, बताइए फटाफट बताइए। बेसिक, यस, टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है आपका, बेसिक होता है। तो बेसिक होने से अच्छी बात है, यानी कि जो भी एसिड बन रहा होगा बैक्टीरिया की डिग्रेडेशन करने से, है ना, बैक्टीरिया जो डिग्रेडेशन करता है शुगर मॉलिक्यूल का, तो जो भी एसिड बन रहा होगा उसको काउंटर करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इस तरीके से आपके जो दांत हैं वो सुरक्षित रहेंगे। अब आपको एक काम करना है, मैं 1 मिनट का थोड़ा पॉज लेता हूं, आपको यहां से
यहां तक, और इसी पे स्टार लगा लेना। सवाल अगर आया तो यहीं से आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़िए जरा इसको, एक सेकंड टाइम लेके इसको पढ़िए। डन, यस, हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, हो गया आप लोग का, और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलो अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए बच्चों, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, ओके, करेक्ट। अब देखिए, जो भी कुछ प्लांट्स होते हैं या कुछ एनिमल्स होते हैं वो सेल्फ डिफेंस करते हैं, यानी कि अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं वो। अब देखो कैसे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब इसका क्या मतलब है, कुछ केमिकल्स होंगे उनकी बॉडी में, ये देखते हैं जरा। देखिए कह रहा है हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी। अब देखो बच्चों, अलग अलग बुक में कुछ भी लिखा हो, आप समझिए थोड़ा मेरी बात को, हम लोग रिवीजन सीरीज में भी देखेंगे, अलग अलग बुक में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है आपको अब याद होना चाहिए रिवीजन करते टाइम। देखिए बच्चों, जो हनी बी होती है, ठीक, हनी बी में बच्चों बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। तो आपको ये याद रखना है कि जब हनी बी डंक मारती है आपको, ऐसा है ना, डंक मारती है, तो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करती, बेस या एसिड, ये बात आपको याद रखनी। तो बताइए क्या इंजेक्ट करती, जरा बताइए क्या इंजेक्ट करती है आपकी बॉडी में वो, बताइए। हनी बी एसिड या बेस, एसिड। ये बात आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी होंगी, हमें यहां पे फोकस करना है, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स। ठीक, तो हनी भी बच्चों एसिड इंजेक्ट करेगी आपकी बॉडी में। अगर एसिड इंजेक्ट करेगी तो मान लो यहां पर हनी बी ने काट लिया, तो आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके यहां पर रब कर लेना है इस तरीके से, या बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना के जल्दी से यहां पे लगा लीजिए इस तरीके से। तो बेकिंग सोडा आपका, अभी मैंने आपको बताया था, बेकिंग सोडा आपका NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या करेगा, जो भी एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा और आपको रिलीफ होगा, आपको आराम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए बच्चों, इस अब देखिए स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। अब देखिए नेटल लीफ मतलब इस तरीके से कांटेदार पत्तियां होती हैं, यहां पर देखिए जरा, ये देखिए बच्चों, ये ऐसे कांटेदार पत्तियां होती हैं। जंगल में आप कहीं जाओगे तो ये नेटल लीव्स आपको मिलेंगी। तो ये नेटल लीफ क्या करती है, अगर आपके हाथ में गलती से ये लग गया तो इसमें हेयर्स निकले रहते हैं, पतले पतले हेयर्स, मतलब बाल जैसा कुछ निकला रहता है, तो वो चुभ जाएगा आपके। जब चुभ जाएगा तो ये आपकी बॉडी में बच्चों, ध्यान से सुनिए, मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, सुन लो भैया, इस बार एसिड का नाम भी दिया है, भूल मत जाना। ये नेटल लीव्स हैं, सुन लीजिए ध्यान से। नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट, ओके, विच ग्रोज इन अ वाइल्ड। ये जंगलों में पाया जाता है, ठीक, और ये आपकी बॉडी में यदि इसके कांटे इस तरीके से चुभ गए, है ना, तो आपको आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करेगा बताइए, मेथनोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या इंजेक्ट करेगा, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड एक कार्बन का एसिड था, अगर आपको याद हो तो। मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या था बताइए, एक कार्बन का एसिड क्या था आपका, COOH और H। क्या मैं सही हूं, चेक कर लीजिए, क्या मैं सही हूं, HCOH, मेथनोइक एसिड। ठीक है, अब सुनिए यहां पर एक खास बात है, बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल सुनिए बच्चों। बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल ये है, सुनिएगा ध्यान से, कि आप किसी जंगल में जा रहे हो और आपके हाथ में कोई लीव लग गई और आपको बहुत तेजी से पेन हो रहा है, तो उस लीफ का पहली बात तो नाम बताना है, तो वो नेटल लीफ होती है। कौन सा होता है, नेटल लीफ। फिर एसिड का नाम आपसे पूछ लेगा, तो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट हो गया, मेथनोइक एसिड। उसके बाद अब आपसे ये पूछेगा कि आप क्या आसपास, भाई पत्ती आपके हाथ में लग गई इस तरीके से, पत्ती के जो हेयर्स होते हैं कटीले जिसमें कांटे निकले होते हैं वो लग गया, अब दर्द होता, बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, ठीक। तो आप आसपास कौन से प्लांट को ढूंढोगे, उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। आप आसपास कौन से प्लांट को ढूंढेंगे, तो जवाब है बच्चों, आप आसपास डॉग प्लांट को ढूंढेंगे। नाम लिखना होगा वहां एग्जाम में, कौन से प्लांट को बताइए, डॉग प्लांट को। ठीक है ना, करेक्ट, ओके। एक बच्चा कह रहा है HCOH इज फॉर्मिक एसिड, हाँ मेथनोइक एसिड ही तो फॉर्मिक एसिड है भाई। मेथनोइक एसिड IUPAC नेम है, ये मेथनोइक एसिड IUPAC नेम है। और फॉर्मिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड आपका जो इसका कॉमन नेम है, क्या दिक्कत है, ठीक, ओके। तो ये चीज है। अच्छा पहले यहां लौट के आइए जरा, सवाल ये है कि अगर आप जंगल में जा रहे हो, कोई पत्ती आपके हाथ में लगी, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो वो नेटल लीफ होगी, और फिर आप आसपास कौन सा प्लांट ढूंढोगे, तो जवाब है उसका नाम लिखना होगा, तो आप डॉग प्लांट को ढूंढोगे। डॉग प्लांट की पत्ती को लेना है, ऐसा लेना है और हाथ में वहीं पे ऐसे रब कर लेना है। क्यों, क्योंकि डॉग प्लांट में जरूर क्या होता होगा, बेस होता होगा। डॉग प्लांट में जरूर बेस होता होगा जो कि मेथनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट, ओके। तो ये चीज है, ओके। अब ध्यान से सुनिए, मैं 1 मिनट का थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं। क्या आप इसको पढ़ेंगे, बुक आपके सामने है, बताइए, क्या आप इसको पढ़ेंगे, बुक आपके सामने है, दिख रहा है भाई, बुक सामने रखो।
बुक सामने रखिए, यहां तो मैंने ऐसे कर दिया है, लेकिन आप इस पैराग्राफ को यहां से लेके यहां तक 2 बार पढ़िए, पढ़िए, और यदि कोई डाउट होता है तो पूछिए। 2 बार पढ़िए कम से कम पूरा, और बुक सामने रख लीजिए, ठीक है। नेटल प्लांट एसिड हर्बेशियस मींस, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कैटेगरी होती है ना प्लांट्स की। जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उसको हर्बेशियस बोलते हैं, है ना। एनुअल, अब ये मैं बायोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ इतना। ये नॉन वुडी प्लांट होते हैं। नॉन वुडी प्लांट्स मींस मतलब इसमें लकड़ी नहीं मिलेगी आपको, लकड़ी वाले प्लांट नहीं होते हैं, है ना, ठीक है। इससे लेना देना नहीं हमें भाई, हमें तो मतलब इससे कि कौन सा एसिडिक कौन सा। अब मैं, क्या आपने ये सारा पढ़ लिया, क्या मैं आगे बढ़ूं भाई, क्या मैं आगे बढ़ूं, बताइए जल्दी से, हो जाएगा, ठीक है। आइए, अब देखिए, इतना होने के बाद क्या हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, वेनस का एटमॉस्फेयर कर लिया, ठीक, ये सब कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसको आप याद कर लीजिएगा, जो जो पॉइंट मैंने आज टिक लगवाए हैं ना। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट 2 डिके वाला था बच्चों, ठीक है। 5.5 से लोअर नहीं होना चाहिए पीएच। अब देखिए, सुनिए ध्यान से मेरी बात, यहां पर आप आ जाइए जरा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आइए मैं आपको करवाता हूं, ये क्वेश्चंस कल हमने, हाँ, इसमें बच्चों ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये वाला हम कल कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 कल की क्लास में, ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे। उसके बाद अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आइए बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर बच्चों किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन है तो आप मुझे ये बताओ उसका नेचर, बहुत आसान है यार, अगर H प्लस आयन है तो उसका नेचर बताइए कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं नहीं, एक मिनट, हाउ ड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक। तो बच्चों इसमें दोनों बातें आपको लिखनी है, दोनों बातें लिखनी है। ऐसे एक बच्चे ने बता दिया, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक, और अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो बेसिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव ऑल्सो हैव H प्लस आयन। ये बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर आपके पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो मुझे ये बताओ भाई कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो बस क्या उसमें OH माइनस ही होगा? नहीं, ऐसा जरूर नहीं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझिए जरा। देखिए, अगर आपके पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है, मान लीजिए, ठीक, अब समझिएगा जरा। मान लो इसमें 10 H प्लस आयन है, कितने H प्लस आयन है? 10, मान लो, अरे भाई मान लो इसमें 10 H प्लस आयन है, और बच्चों इसमें हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, यानी कि कितने हैं? 100 है, मान लो 100 हाइड्रोक्साइड आयन है। अब आप एक बात बताओ, इस 100 हाइड्रोक्साइड आयन में से इसके 2 पार्ट कर लीजिए। 100 हाइड्रोक्साइड में से 10 हाइड्रोक्साइड तो क्या करेंगे? 10 OH माइनस क्या करेंगे? 10 H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तब भी आपके पास रिमेनिंग कितने हाइड्रोक्साइड बनेंगे? 100 माइनस बचेंगे, 100 माइनस 10, 90 हाइड्रोक्साइड तो अभी भी बच गए ना। ये 10 H प्लस और 10 OH माइनस मिलके क्या बना देंगे? 10 H प्लस आयन और 10 हाइड्रो ऑक्साइड आयन मिलके 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, तो 10 H2O बन जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद भी आपके पास एक्स्ट्रा 90 OH माइनस बचेंगे, तो 90 OH माइनस जो एक्स्ट्रा बच रहे, इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या H प्लस नहीं मौजूद है? मौजूद है, ये देखिए ना, मौजूद है, ठीक। लेकिन OH माइनस की जो OH माइनस का जो नंबर होगा या OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो H प्लस से ज्यादा होगी, ठीक। कोई डाउट है बताइए, ठीक, ये चीज है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद फील्ड विद क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है बच्चों? आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, है ना। और स्लेक लाइम क्या आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कह रहा है कौन सी कंडीशन में जो फार्मर है यानी कि किसान है वो मिट्टी में क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करेगा, यानी कि उसमें मिट्टी में डालेगा। ये कब करेगा ऐसा बताओ? यस, जब सॉइल कैसी हो जाएगी? एसिडिक कंडीशन की। जब सॉइल कैसी हो जाएगी? एसिडिक कंडीशन की, ठीक है। जब सॉइल एसिडिक होगा, जब सॉइल क्या होगा? एसिडिक होगा, तब उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये भी आप लोग को पता चल गया, आसान था। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर आइए जरा, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं इसको कराऊंगा, फिर मैं इसको क्लास को एंड कर दूंगा, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या कर भी सकते हैं आगे, हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए जरा, मोर अबाउट सॉल्ट्स,
अब देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में सीखना है। ठीक, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में आपको यहां पर सीखना है। क्या सीखना है मैं आपको बताता हूं, सुनो। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है, ठीक, मान लो NaCl है आपके पास, ठीक, सोडियम क्लोराइड है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसमें से जो आपको कैटायन और एनायन मिलते हैं ना, अगर हम इसको पानी में डाल दें, अगर हम इसको पानी में डाल दें तो आपको क्या मिलेगा बताइए? सोडियम आयन, Na+ आयन, ये कैटायन हो गया, और Cl- आयन, ये एनायन हो गया। ठीक, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। ठीक, अब सुनो बच्चों, जो पॉजिटिव पार्ट होता है केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेडिकल। सुना? तो ये कहलाएगा पॉजिटिव रेडिकल, ये कहलाएगा पॉजिटिव रेडिकल, ध्यान रखिएगा भाई, ये कहलाएगा पॉजिटिव रेडिकल्स और रेडिकल। ठीक, और जो आपका नेगेटिव वाला होगा वो कहलाएगा नेगेटिव रेडिकल। ठीक, वो कहलाएगा नेगेटिव रेडिकल। ठीक, RADICALS। अब सुनिए ध्यान से, देखिए अब मैं पहले आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। ठीक, सेम फैमिली के सॉल्ट कौन होते हैं? सुनिए, सेम फैमिली के सॉल्ट कौन होते हैं, समझिए जरा। जिनका या तो, ध्यान से सुनिएगा, जिनका या तो पॉजिटिव रेडिकल मैच कर रहा हो या तो नेगेटिव रेडिकल मैच कर रहा हो। जरा समझिएगा, यहां मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको एक सॉल्ट दिया NaCl, ठीक, और दूसरा सॉल्ट मैंने आपको दिया Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक, अब यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं जिनके पॉजिटिव रेडिकल मैच कर रहे हैं, सेम है, जिनके पॉजिटिव रेडिकल मैच कर रहे हैं। दोनों को पानी में डालिए जरा, दोनों को पानी में डालिए जरा। यदि आप NaCl को पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए? Na+ और Cl-। ठीक, और Na2SO4 को पानी में, अगर आप पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम आयन और सल्फेट आयन। ठीक, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये सॉल्ट नंबर 1, ये सॉल्ट नंबर 2, बताइए इनके पॉजिटिव रेडिकल मैच कर रहे हैं या नेगेटिव रेडिकल? देख के बताओ जल्दी से, इनके पॉजिटिव रेडिकल मैच कर रहे हैं या नेगेटिव रेडिकल? बताइए जल्दी से, बताइए। पॉजिटिव रेडिकल, हाँ पॉजिटिव रेडिकल मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही भाई। सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव रेडिकल कौन है? सोडियम आयन Na+, और नेगेटिव रेडिकल, सॉरी, सोडियम सल्फेट जो दूसरा सॉल्ट है आपका, ये सॉल्ट नंबर 1 और ये सॉल्ट नंबर 2, इसमें जो पॉजिटिव रेडिकल है वो कौन सा है? सोडियम आयन। तो सुनो, अब हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर द सॉल्ट ऑफ, इसको हम बोलेंगे क्या? सॉल्ट्स ऑफ सोडियम। बस, ये सोडियम फैमिली के सॉल्ट हैं, यानी कि सोडियम सॉल्ट कहलाएंगे ये। क्या कहलाएंगे ये? सोडियम सॉल्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? सोडियम सॉल्ट कहलाएंगे। ये दोनों सोडियम सॉल्ट है, यानी कि सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब आइए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने सवाल दिया, यहां मैं नेगेटिव रेडिकल्स को सेम करूंगा, किसको? नेगेटिव रेडिकल्स को मैं यहां सेम करूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको दिया Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ये फर्स्ट सॉल्ट है, फर्स्ट सॉल्ट है ये, और सेकंड सॉल्ट मैंने आपको दिया MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट दिया, ये आपका सेकंड सॉल्ट है। ठीक, ओके। अब जरा चेक करो इसमें क्या कॉमन है। इसको पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? Na+ आयन, ये पॉजिटिव रेडिकल है, और इसका नेगेटिव रेडिकल होगा सल्फेट आयन SO4 2-। ठीक, और यहां पर MgSO4 को पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम आयन, और क्या मिलेगा आपको? सल्फेट आयन। ठीक, अब देख के बताइए सॉल्ट नंबर 1 सॉल्ट नंबर 2 में क्या कॉमन है? क्या ऐसा है जो दोनों में आ रहा है? देख के बताइए। नेगेटिव रेडिकल, यस। तो चेक कर लीजिए, इसका नेगेटिव रेडिकल सल्फेट और इसका भी नेगेटिव रेडिकल सल्फेट है। तो इनकी फैमिली कौन सी फैमिली कहलाएगी? इनकी फैमिली जो है वो नेगेटिव रेडिकल्स के नाम पे चली जाएगी। मतलब जो सोडियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सल्फेट फैमिली के सॉल्ट्स हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हैं। बोथ आर
सल्फेट सॉल्ट्स, ठीक है, बोथ आर सल्फेट सॉल्ट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। बच्चों आप पेंसिल निकाल लीजिए और अपनी बुक में निशान लगाइए। देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा डेफिनेशन, क्या कि कोई सॉल्ट, हाँ सुनिए, सॉल्ट की फैमिली से आप क्या समझते हो, डिफाइन द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट की फैमिली कैसे बताई जाती है। तो यहां पर देखिए जरा, यहां पर निशान लगाइए, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और का मतलब या तो नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। पढ़ लीजिए इसको 2-3 बार, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव रेडिकल्स और सॉल्ट हैविंग द सेम नेगेटिव रेडिकल, मतलब ऐसे सॉल्ट जिनके या तो पॉजिटिव रेडिकल सेम हो तो वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, या तो जिनके नेगेटिव रेडिकल सेम हो वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जो सेम होता है, जैसे कि यहां पर पॉजिटिव रेडिकल सेम है तो भैया ये उसी की फैमिली में चले जाएंगे। सोडियम सेम था ना यहाँ पर Na+ion, तो ये सोडियम सॉल्ट कहलाएंगे। और यहाँ नेगेटिव रेडिकल सेम है तो ये उसी, मतलब जो सेम होता है, जो रेडिकल सेम होता है उसी की फैमिली में चले जाते हैं, तो ये सल्फेट सॉल्ट्स की फैमिली में चले जाएंगे। बताइए इसमें कोई डाउट है, बोलिए इसमें कोई डाउट है तो फिर मैं आगे करना शुरू करूं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से आगे की कहानी। तो बच्चों एक सवाल उसने हमें दिया यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए, सुनिए। उसने कहा फॉर एग्जाम, उसने कहा यहाँ पर देखिए, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ले लिया? अब एक बात और बता देता हूं, फिर पूरा टॉपिक एक साथ करा दूंगा। देखो देखिए बच्चों, आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है बताओ। ये वाला टॉपिक भी अभी बता दे रहा हूं मैं, साथ ही साथ अभी सवाल कराता हूं उसका, रुक जाओ। पीएच ऑफ सॉल्ट एक्टिविटी जो दी है इसमें क्या पढ़ा रहा है मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपको कोई सॉल्ट दे दिया जैसे कि NaCl, ठीक, आपको कोई सॉल्ट दे दिया है तो आपको क्या करना है, इसको इसके आयंस में ब्रेक कर लेना है। पहले समझो जरा, देखिए तो आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल में इसको ब्रेक कर लेना है। तो NaCl ब्रेक होगा किसमें, Na+ में, और Cl- में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक, ब्रेक हो गया। अब सॉल्ट कैसे बनता है बताओ, ये सॉल्ट बना होगा तो कैसे बना होगा, एसिड और बेस से। भाई सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से। तो आपको जो कैटायन है उसको OH- दे दो, समझो जरा, पॉजिटिव रेडिकल के साथ क्या लगा दो, OH-, तो बेस तैयार हो जाएगा, और नेगेटिव रेडिकल के साथ H+ लगा दो तो एसिड तैयार हो जाएगा। समझिए, तो Na+ OH- दोनों को मिलाओगे तो NaOH बनेगा, यानी कि बेस कौन सा लिया गया होगा बताइए, NaOH, और एसिड कौन सा लिया गया होगा, H+ और Cl- से आपको क्या मिलेगा, HCl। कहने का ये मतलब है कि जब HCl ने NaOH के साथ रिएक्शन करी होगी तो ये एसिड है और ये क्या आपका बेस है, तो दोनों ने रिएक्शन करी होगी तब ये वाला सॉल्ट बना होगा, साथ में वाटर भी बना होगा, ठीक। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि इस सॉल्ट का नेचर बताना है कि ये न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है। बात समझिए, तो देखिए न्यूट्रल कब होता है, यहां पढ़िए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद द pH वैल्यू ऑफ 7, ठीक। तो आपको पहचानना है कि बेस कैसा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सुन लो ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, ओके। तो अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, जो सॉल्ट होगा वो कैसा सॉल्ट होगा बताइए, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक। और उसका pH कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और WB का मतलब वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा बताइए, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही डोमिनेट करेगा। जरा बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट कैसा बनेगा, इसका जो सॉल्ट आएगा उसका नेचर बताओ, इसका जो सॉल्ट आएगा उसका नेचर बताओ, एसिडिक। क्यों, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका नेचर आता है किसमें, सॉल्ट में। तो सॉल्ट कैसा बनेगा आपका, एसिडिक बनेगा। और अगर एसिडिक बनेगा तो pH कैसा होगा बताइए, लेस देन 7 होगा, ठीक।
पीएच कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। तो यही चीज किताब में लिखी पढ़िए। ऑन द अदर हैंड salts of strong acid and weak base, strong acid and weak base are acidic with the pH less than 7। ठीक, इसके बाद अब इसी का रिवर्स, अगर आपका एसिड हो गया वीक, WA का मतलब वीक एसिड हो गया, और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक, तो सॉल्ट बनेगा आपका कैसा, अब बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, WA का मतलब वीक एसिड, ठीक। तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसा बनेगा बताइए, वो सॉल्ट कैसा बनेगा आपका बेसिक, ठीक। और बेसिक अगर है तो पीएच कितना होगा उसका बताइए, 7 से ग्रेटर होगा, पीएच कितना होगा, 7 से ग्रेटर होगा, ठीक। अच्छा, ये चीज हो गई। अब आप लोग ये पूछोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो लोग ये पूछेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, ठीक। तो देखिए इसको याद करना पड़ेगा आपको, कम से कम एनसीईआरटी में जितना दिया अभी मैं बताता चलूंगा, मैं कुछ सवाल कराऊंगा, कम से कम उतने तो कर लो, ठीक। भाई कैसे पहचानोगे कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई वीक एसिड है या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या कोई वीक बेस है, तो वो याद अभी के लिए आप कर लीजिए, याद ही करना पड़ेगा। वैसे तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप डेफिनेशन वाइज चलोगे, इधर आओ जरा देखो, अगर आप डेफिनेशन वाइज चलोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके कौन कौन से होते होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो 100% क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं वाटर सॉल्यूशन में, आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं बताइए, इस थोड़े बहुत एग्जांपल मैं लिख देता हूं, अभी सवाल कराऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके जितने भी मिनरल एसिड हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब सुनिए, एक मिनरल एसिड ऐसा है जो वीक एसिड है, वो कौन सा है, वीक एसिड में कौन कौन से आएंगे आपके बताइए, एक मिनरल एसिड ऐसा है जो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक, ये वीक एसिड है, याद रखिएगा, ये वीक एसिड है। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जिसमें कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, COOH, जिसमें COOH मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक, वो सभी एसिड क्या होते हैं आपके, वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक, वीक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें लगा होता है COH फंक्शनल ग्रुप, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, SCOH, फॉर्मिक एसिड हो गया ये, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, मेथनोइक एसिड। जैसे कि एसिटिक एसिड, CH3COH, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है। जैसे ही आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप मिलेगा COH, तुरंत वीक एसिड हो जाएगा वो, ठीक। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। वीक एसिड पार्शियली आयनाइज होते हैं, वीक एसिड्स कौन होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। अब इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं जिनको नहीं पता है। 100% आयनाइज होने का क्या मतलब है, 100% आयनाइज होने का मतलब है जितने मॉलिक्यूल डाले सारे के सारे कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल में ब्रेक हो जाएंगे। इस तरीके से मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए HCl के और पानी में डाल दिया एक्वस, तो आपको क्या मिलेगा इससे, 100 के 100 H+ और 100 के 100 Cl- आपको मिलेंगे यहां पर, क्योंकि आपको पता है एक HCl से 1 HCl से आपको 1 H+ और 1 Cl- मिलता है, तो 100 के 100 पूरे मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक हो जाएंगे, ठीक। तो ये होता है 100% आयनाइज। और पार्शियली आयनाइज का मतलब क्या होता है, मतलब 100% आयनाइज नहीं होते, मतलब 2 या 3%, 4%, 5% आयनाइज होते हैं। जैसे कि मान लो आपने एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक, तो अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ठीक, तो क्या होगा, क्या पता 100 में से 90 एसिटिक एसिड के ऐसे ही रहें, 90 या 94 ले लो, 97 ले लो, 97 CH3COH तो ऐसे ही रहे,
और जो 3 बच गए, 3 मॉलिक्यूल जो बच गए वो आयनाइज हो गए। ठीक, 3 मॉलिक्यूल्स जो हो गए वो आयनाइज हो गए, यानी कि आपको एसिटेट आयन मिलेगा इससे, CH3COO- 3 एसिटेट आयन मिलेगा और 3H+ आयन मिलेगा। ठीक, तो ये चीज होती है। तो आपने देखा एसिटिक एसिड केवल 3% ही आयनाइज हुआ है, बाकी सारे एज इट इज है, 97% वैसे ही है, तो ये वीक एसिड है। ठीक, और 100% अगर आयनाइज हो गया तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, इसी तरीके से आपके बेस भी होते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस आपका कौन सा होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस आपका कौन सा होगा, जो एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि पानी के साथ सॉल्यूशन बनाने पर 100% आयनाइज हो जाएंगे। थोड़े से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि देखिए, याद कर लीजिए अभी के लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब पानी में डालने पर ये 100% लगभग लगभग आयनाइज हो जाएंगे। 100% नहीं हुए तो 97%, 90% आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 100 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और एक्वस पानी में इसका सॉल्यूशन बनाया, तो ये 100 के 100 आयनाइज हो जाएंगे, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 100 K+ आयन, यानी कि 100 पोटेशियम आयन और 100 हाइड्रोक्साइड आयन। और वीक बेस आपके कौन से होते हैं, वीक बेस वो होंगे जो पार्शियली आयनाइज होंगे। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी के साथ मिलाने पर पार्शियली आयनाइज होंगे। अब पार्शियली आयनाइज का क्या मतलब होता है, मतलब 2-3%, 4%, 5%, बस, और क्या। ठीक, जैसे कि इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे वीक बेस में, इसमें आपका आ गया, यस, इसमें आ जाएगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके, जिंक हाइड्रोक्साइड, ओके, तो ये आ जाएंगे इसमें, करेक्ट। अब यही सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आ जाएगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है, वीक बेस है, मतलब अगर आप इसको पानी में डालोगे, CaOH होल ट्वाइस के आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, सपोज 100 मान लो, ठीक है, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया यानी कि पानी के साथ इसका सॉल्यूशन बनाया, तो 100 में से क्या पता 90 वैसे ही रह गए मान लो, या 95 CaOH होल ट्वाइस एज इट इज है, और इसमें से 5 जो CuOH होल ट्वाइस है, 5 का क्या हो गया, ब्रेक हो गए किसमें, 5 Cu2+ आयन में, और आपको 5 हाइड्रोक्साइड मिल गए। अब एग्जैक्टली ये बैलेंस नहीं है, उसको आप छोड़ दो, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब एग्जैक्टली मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज है, करेक्ट। देखो, अब एक बच्चे ने बोला कि MgOH होल ट्वाइस इज यूज एज एंटासिड, ठीक है, तो ये वीक बेस होना चाहिए। नहीं, ये वीक बेस की कैटेगरी में आप मत रखिए इसको। आज की क्लास में मैंने आते ही बताया था यही बात, कि आप इसको एज अ माइल्ड बेस यूज तो करते हो, ठीक है ना, एज अ रेमेडी आप इसको यूज करते हो, वो बात अलग है। तो जब आप इसको एज अ रेमेडी यूज करते हो तो आप इसका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना के पीते हो ना, ठीक है, डाइल्यूट करना इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, डाइल्यूट करना इज अ डिफरेंट थिंग, और पानी में डालकर इसका सॉल्यूशन चेक करना इज अ डिफरेंट थिंग। पानी में जब डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अच्छी खासी मात्रा में जो है आयनाइज हो जा रहा है। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अच्छी खासी मात्रा में आयनाइज हो जा रहा है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रख देते हैं जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है जब हम सॉल्ट को पहचानेंगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, समझे, यही मैंने आज आते ही बताया था अभी। ठीक, देखिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। अब अगर आप ये सब बातें समझ चुके हैं तो आपको एक काम करना है, ध्यान से समझिए। देखिए, यहां पर आइए, अब मैं सवाल कराता हूं सीधे। सबसे पहला जो सवाल है वो आपका ये वाला सवाल है। देखिए बच्चों, एक्टिविटी 2.13 को जरा पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूली। फॉर्मूली क्या होता है, फॉर्मूला का प्लूरल होता है। राइट द केमिकल फॉर्मूली ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो, है ना, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जितने भी दिए हुए, जितने भी सॉल्ट है इसका फॉर्मूला लिखना है। तो मैं लिख के दिखाऊंगा, अभी परेशान ना हो, लेकिन आप सवाल समझो पहले।
कह रहा आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। जो सॉल्ट दिए गए ये कौन से एसिड, भाई सॉल्ट कैसे मिलता है, एसिड और बेस से मिलता है, तो ये सॉल्ट आपको कौन से एसिड कौन से बेस से मिले हुए ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, फिर उसने आपसे बोला कि हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में टोटल कितनी सॉल्ट की फैमिली आप पहचान सकते हो, जरा बताइए बच्चों। फैमिली दो तरीके से पहचानी जाती है, पॉजिटिव रेडिकल से और नेगेटिव रेडिकल से। तो आइए सवाल को जरा हम लोग करते हैं। तो देखिए ये सवाल अगर आएगा बच्चों, अच्छा इस पे ये सवाल 5 मार्कर क्वेश्चन में भी डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसमें आपको ये भी पूछ सकता है जो कि नहीं पूछा है, क्या, सॉल्ट का नेचर बता दो, वो भी मैं बताऊंगा, रुक जाओ। अब देखिए बनाना सीखिए पहले सबको, है ना। ये सभी सॉल्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको क्या दिए हुए, सॉल्ट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, सॉल्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है। तो बच्चों अब जिनको नहीं याद है वो लोग भाई याद करो, मैं क्या ही बताऊं, है ना, अभी तक नहीं याद है अगर तो। देखिए ग्रुप नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में, उसमें आपका कौन कौन सा आएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना, एल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है आपके एल्कली मेटल्स हैं। क्या है ये, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आपके, एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ठीक, तो इन सब पे +1 चार्ज होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 के जो मेटल्स हैं आपके, जिसको आप एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हो, उसमें 2 ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये बेरिलियम को नहीं याद रखना है, इससे कोई मतलब है नहीं, इसका सवाल आएगा नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन पे चार्ज होता है 2+ और 2+। ठीक, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट को, इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि मैग्नीशियम कैल्शियम को हम क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब आप ध्यान दो जरा कि इसमें भी एल्कलाइन शब्द लगा है, इसमें भी एल्कली लगा है, मतलब इनके जो बेस होंगे ये पानी में सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे बताइए। तो पानी में सॉल्युबल होंगे तो 100% आयनाइज होंगे, इसलिए मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रखा हुआ है। सुन लीजिए, जिसका भी डाउट था समझिए जरा, जिसका भी डाउट था, ये देखिए, अगर मैं NaOH बनाऊंगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं KOH बनाऊंगा, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं MgOH होल ट्वाइस बनाऊंगा, और MgOH होल ट्वाइस कैसे बन रहा है वो आप लोग को पता है कि मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है और OH पे सिंगल माइनस है, तो इसका -1 यहां आ जाएगा, 2 यहां, तो MgOH होल ट्वाइस। ठीक, इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको एल्कली है, देख लो भाई सारे के सारे। ठीक, मतलब वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल है मतलब 100% आयनाइज हो जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, वो बात अलग है कि ग्रुप नंबर 2 वाले थोड़े से वीक होंगे ग्रुप नंबर 1 के कंपैरिजन, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़े से वीक होंगे, किसके कंपैरिजन में, ग्रुप नंबर 1 वालों से थोड़े से वीक होंगे, वो अलग बात है, लेकिन सॉल्युबल तो होंगे होंगे, बहुत अच्छी मात्रा में सॉल्युबल होते हैं पानी में। ठीक, तो अब यहां पर आइए, यस, पोटेशियम सल्फेट बनाना है, तो कैसे बनाओगे बताओ, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1। ठीक, तो पोटेशियम पे +1 और सल्फेट पे 2- होता है, SO4 2-, सबको पता होगा भाई। सल्फेट आयन नहीं याद है क्या, बताइए, SO4 2-, तो इसका ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक, तो बताइए क्या आएगा यहां से, ये 2 इधर आएगा तो K2SO4 आएगा, पोटेशियम सल्फेट। तो पहला सॉल्ट का फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा सॉल्ट बनाइए जरा। अच्छा एक चीज और कर लो, लगे हाथ, है ना, ये फर्स्ट वाला है तो लगे हाथ एक और काम कर लो। सुनो, आप ये पहचानो कि कौन से एसिड से आया है, कौन से बेस से आया है। उसके लिए क्या करोगे, K+ को क्या दोगे, बोलो बोलो, कैटायन से OH- जोड़ दो, एनायन से H+ जोड़ दो, जल्दी बताओ जरा। अगर K+ को तुम OH- दोगे तो क्या बनेगा बताओ, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो एनायन है उसको अगर तुम H+ दोगे तो क्या बनेगा, हाँ भाई H+ और SO4 2- से कौन सा एसिड बनता है बताइए, H+ और SO4 2- से कौन सा एसिड बनता है बताइए, बोलो बोलो बोलो। कैटायन को OH- दे दो, एनायन को H+ दे दो, कौन सा एसिड बनेगा, H2SO4। ठीक, चलो अब बताओ जरा जल्दी से, अब बताओ जरा जल्दी से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है बताइए, वीक या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, Sb का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और ये एसिड कैसा है बताइए, कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको नहीं पता भैया स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताओ, तो ये जो सॉल्ट बन रहा है इसका नेचर बताइए कितना होगा, बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि जो पोटेशियम सल्फेट बना है ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल अगर हो गया तो पीएच कितनी हो जाएगी इसकी बताइए, 7। ठीक, पीएच कितना होगा इसका, अगर हम इसका एक एक्वा सॉल्यूशन बनाएं, अगर इसका हम एक एक्वा सॉल्यूशन बनाएं पानी के साथ, ठीक है ना, अगर इसका हम एक एक्वा सॉल्यूशन बनाएं पानी के साथ, अरे भैया उठा लो पानी में डाल दो यार इसको, K2SO4 को पानी में डाल दो, तो पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर कितना पीएच दिखाएगा इसका, 7। समझ गए, तो ये चीज है। अब इतना हो गया, अब और क्या काम करना था इसमें मुझे, हाँ ठीक है, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अभी फैमिली में बाद में बताऊंगा, रुक जाओ। नंबर 2 देख लीजिए जरा ध्यान से, कहाँ गया, सोडियम सल्फेट। ठीक, तो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम पे बच्चों अब तो समझदार हो आप, सोडियम पे +1 चार्ज आता है, एल्कली मेटल है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट। ठीक, तो सल्फेट SO4 2-, तो इसका 1 इधर जाएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर क्या आएगा बताइए, सोडियम सल्फेट आएगा आंसर। तो यहां से बना आपके पास क्या, Na2SO4, चेक कर लो भाई। ठीक, अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, सोडियम आयन कैटायन को हाइड्रोक्साइड आयन से चिपका दो, Na+OH-, NaOH मिलेगा आपको बेस। ठीक, और यहां पे H+ चिपका दो सल्फेट में, यानी कि जो नेगेटिव रेडिकल है उस पे H+ दे दो, तो H2SO4 बनेगा। ठीक, अब बताइए NaOH जो है आपका कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, Sb स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, और H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता ही आपको। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, जो सोडियम सल्फेट बना हुआ है इसका नेचर कैसा होगा बताइए, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, और पीएच इसकी कितनी हो जाएगी बताइए, 7। बताइए क्या ही डाउट है। ठीक, अभी मैं फैमिली बाद में लिखवाऊंगा, रुक जाओ। ठीक, इसके बाद नंबर 3 है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बनाना है। ठीक, तो यहां से बनाना है आपको क्या, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम पे होता है बच्चों 2+ चार्ज, और अभी अभी बताया ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, चेक कर लो, है ना, कैल्शियम पे 2+ चार्ज, और सल्फेट होता है आपका SO4 2-, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और आंसर पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा, कैल्शियम सल्फेट होता है आंसर। ठीक, कैल्शियम सल्फेट होता है आंसर। तो यदि कैल्शियम सल्फेट है आंसर बच्चों, यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख लें, सॉल्ट का नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ लिख लो। ठीक, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कैल्शियम 2+ आयन पे OH- चिपकाओ, तो OH- चिपकाओगे तो आंसर क्या आएगा बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इतना तो आप लोग को पता ही होगा, है ना, इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, CaOH मत लिखना, CaOH का होल ट्वाइस, और SO4 2- में H+ चिपकाओगे तो एसिड बन जाएगा। ठीक, H2SO4। अब बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी पढ़ाया भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी में डालोगे तो 100%, अब 100% तो नहीं होगा, तो क्या हुआ 90%, 95% तो आयनाइज हो ही जाएगा, तो भाई स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में तो रखोगे ना, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये क्या हो गया अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक, तो सॉल्ट कैसा बनेगा बताओ, न्यूट्रल बनेगा, लगभग न्यूट्रल होगा। अब एग्जैक्टली बच्चे कह रहे एग्जैक्टली बता दो, तो वो अभी क्लास 10th में पॉसिबल नहीं, वो तो हम 11th में करेंगे। ठीक है, अभी आप छोड़िए, अभी तो हम जो हमारी नॉलेज है क्लास 10th की हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, तो उसको हम न्यूट्रल कर देंगे। ठीक, ठीक, क्या मैंने सही कर दिया है, लेट मी चेक इट वन थिंग, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। चलिए आ जाइए, तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए जरा, यस न्यूट्रल हो गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, पीएच कितना हो जाएगा इसका, 7 के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कैसा बेस है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। अब इसके बाद जल्दी से फोर्थ वाला क्या है बताओ, फोर्थ वाला क्या है बताओ, कैल्शियम सल्फेट के बाद मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला अब आप लोग लिख लोगे, Mg पे 2+ और सल्फेट पे 2-, तो MgSO4 हो जाएगा, Mg 2+ और सल्फेट पे 2-। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया MgSO4, सॉल्ट का नाम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, और जल्दी से आप बताओ, अगर इसको OH- दोगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस हो गया क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और H+ इसको दोगे तो क्या बनाएगा बताओ, H2SO4। ठीक, तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि सॉल्युबल हो जाता है, मतलब सॉल्युबल का मतलब है 100% आयनाइज हो जाएगा पानी में, लगभग लगभग 100%, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th ये लगभग न्यूट्रल आएगा। ठीक,
pH 7 के आसपास होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया था उसने हमें, बताइए। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट कैसे बनाओगे, Cu2+ और SO4 2-, है ना। तो आंसर आएगा कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक, अब यहां से बनेगा OH-, इसको दोगे तो बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, और इसको आप दोगे H+, तो बनेगा H2SO4। ठीक, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस, अभी बताया था। अब इसका नेचर कैसा आएगा बताइए, CuSO4 का नेचर कैसा आएगा, कैसा सॉल्ट है बताइए। कॉपर सल्फेट कैसा सॉल्ट है, एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक आ गया। पीएच एसिड है तो पीएच लेस देन 7 होगा। एग्जैक्ट पीएच चाहिए तो इसको पानी में डालकर और आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करिए, तब आपको एग्जैक्ट पीएच मिलेगा, है ना। नेक्स्ट इज जो कि लैब में कर सकते हैं, ऐसे हम थ्योरी में नहीं कर सकते हैं उसको। कॉपर सल्फेट के बाद क्या हो गया तुम्हारा, सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम नाइट्रेट, है ना। सोडियम क्लोराइड ले लो पहले। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में सभी को पता है, Na+ और Cl- से आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ बन जाएगा NaCl, और ये होता है आपका न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल क्यों होता है, ये तो पक्का न्यूट्रल होगा, आपको पता है। इसका पीएच कितना होगा बताइए, 7 होगा। ठीक, 9। ध्यान दें, इसमें Na+ में आप OH- लगाओगे तो यहां से बनेगा NaOH, सही है। और Cl- में आप H+ लगाओगे तो यहां से बनेगा HCl। तो ये बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सबको पता है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबको पता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए मैंने उसको न्यूट्रल कर दिया। ठीक, अगला क्या है, सोडियम नाइट्रेट है ना। अगला क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक, सोडियम नाइट्रेट, तो Na+ और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3 सिंगल-, इसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। NO3- क्या है आपका, नाइट्रेट है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 और 1, तो यहां से आंसर आएगा NaNO3। ठीक, सोडियम नाइट्रेट, तो सॉल्ट बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक, और मेरे ख्याल से ये न्यूट्रल होगा, क्यों, क्योंकि Na+ को दोगे आप OH- तो बनाएगा NaOH। ठीक, और NO3 को आप दोगे H+ आयन। ठीक, तो H+NO3- देगा HNO3, जो कि नाइट्रिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, तो कैसा हो जाएगा ये बताइए, न्यूट्रल। यदि ये न्यूट्रल हो गया तो पीएच कितना आ जाएगा सॉल्ट का बताइए, 7। ठीक, 7 के आसपास आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्रेट के बाद, अब देखिए जरा, सोडियम नाइट्रेट के बाद क्या दिया उसने आपको, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, है ना। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सभी लोग को पता होगा, Na के ऊपर +1 और कार्बोनेट होता है CO3 2-। ठीक, इसका 2 इधर आएगा, 1 उधर जाएगा, तो बनेगा फॉर्मूला क्या, Na2CO3, तो Na2CO3 हो गया ये आपका। ठीक, उसके बाद इसको OH- दोगे तो ये बनाएगा NaOH। फिर नेगेटिव रेडिकल को H+ दोगे। अब यहां खास बात है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, H+ और CO3- से क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक मिनरल एसिड होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। यही क्या है, मिनरल तो है लेकिन वीक है, वीक मिनरल एसिड है ये। ठीक, और NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो गया तो क्या बनाएगा आपका, बेसिक। ठीक, तो ये हो गया आपका कैसा, बेसिक इन नेचर। और यदि बेसिक है तो पीएच आपका ग्रेटर देन 7 होगा। एग्जैक्ट पीएच चाहिए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता करेंगे। ठीक, इसके बाद अब सुनिए बच्चों ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला, अमोनियम क्लोराइड, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमोनियम क्लोराइड, सही है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से, कॉपी में नोट लगाइए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज वेरी वेरी वीक बेस। ठीक, वेरी वेरी वीक बेस। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4+ आयन, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। और क्लोराइड क्या होता है आपका, Cl- होता है क्लोराइड। ठीक, Cl- होता है क्लोराइड। तो पहले सॉल्ट बनाओगे तो बनेगा आपका सॉल्ट क्या,
यहां लिख दे रहा हूं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद अगर इसको OH माइनस दे दोगे तो ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जो कि क्या है आपका वीक बेस है, वीक बेस है। और इसको आप दोगे H प्लस आयन तो HCl बनाएगा। और HCl क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो सॉल्ट कैसा होगा इस बार? ये सॉल्ट कैसा होगा अमोनियम क्लोराइड? बताइए। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिडिक। यस, तो ये हो गया आपका कैसा? एसिडिक हो गया। ठीक, ये कैसा हो गया आपका? यहाँ पर एसिडिक हो गया। ठीक है ना? अच्छा, और यदि ये एसिडिक हो गया तो पीएच आपका जो है, इस सॉल्ट को पानी में डालोगे अमोनियम क्लोराइड को, तो पानी में आप इसको डालोगे तो एसिडिक होने का मतलब है कि पीएच लेस देन 7 आएगा। सही है। अब सुनिए, इतना काम हो गया। अब आपको फैमिली के नाम लिखने, टोटल कितनी फैमिलीज बनेंगी? तो आइए जरा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब हमें फैमिली लिखनी है। ठीक, तो टोटल कितनी फैमिलीज बनेंगी, उनके नाम लिखने हैं। अब फैमिलीज, फैमिलीज को दो तरीके से पहचाना जाता है, पॉजिटिव रेडिकल से और नेगेटिव रेडिकल से। ठीक, तो पहले हम पॉजिटिव रेडिकल से पहचानेंगे। आ जाइए, पॉजिटिव रेडिकल्स वाली कितनी फैमिली है? नंबर 1। आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहां से आ जाइए। यहां पे पॉजिटिव रेडिकल क्या है बताइए? पोटेशियम। ठीक, फिर मिला आपको क्या? सोडियम। ये पोटेशियम सॉल्ट है, ये सोडियम सॉल्ट है। ठीक, फिर कैल्शियम सॉल्ट, फिर मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक, फिर कॉपर सॉल्ट, फिर सोडियम हो ही चुका है आपका। ठीक, फिर सोडियम हो ही चुका है आपका, सोडियम हो ही चुका है आपका। फिर अमोनियम। तो कितने मिले टोटल आपको? पोटेशियम सॉल्ट फैमिली मिली, पोटेशियम। फिर आपको क्या मिला था? सोडियम सॉल्ट्स लिख दीजिएगा, पोटेशियम सॉल्ट, फिर सोडियम सॉल्ट, सॉल्ट, फिर पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम भी मिला था आपको। ठीक, फिर आपको पॉजिटिव रेडिकल में बच्चों और कौन सा मिला था? मैग्नीशियम सॉल्ट फैमिली। फिर कौन सा मिला था? कॉपर भी मिला था आपको, Cu2+, तो कॉपर सॉल्ट। ठीक, फिर क्या मिला था आपको बताओ? फिर आपको लास्ट में ये मिला था अमोनियम। ठीक, अमोनियम सॉल्ट। ये तो हो गए पॉजिटिव रेडिकल वाली फैमिली। अब नेगेटिव रेडिकल वाली फैमिली कितनी है उसको अब यहां जगह नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। ठीक, तो नेगेटिव रेडिकल फैमिलीज। ठीक, अब मैं उसको लिखता हूं नेगेटिव रेडिकल फैमिलीज को। ओके, देखिए नेगेटिव रेडिकल फैमिलीज है ना। और सुनिए ध्यान से, नंबरिंग, नंबरिंग अब आप यहां 1 2 3 4 मत करिएगा, नंबरिंग आप कॉन्टिन्यूएशन में करिएगा। 6 नंबर तक हो चुका है, क्योंकि हमें टोटल फैमिलीज बतानी, तो हम टोटल काउंट करेंगे, तो नेक्स्ट फैमिली 7th नंबर पे होगी। ठीक, तो 7th नंबर की फैमिली। अब जाइए और नेगेटिव रेडिकल को चेक करिए, कौन कौन से नेगेटिव रेडिकल आपको मिले, चेक कर लीजिए। चेक करिए स्टार्टिंग से। सल्फेट मिला, फिर से सल्फेट मिला, सल्फेट मिला, सल्फेट, तो अभी तक तो बस सल्फेट मिल रहा है। ठीक, सल्फेट मिला, अब क्लोराइड मिला, Cl- क्लोराइड। ठीक, सल्फेट क्लोराइड 2 हो गए, नाइट्रेट हो गया 3, कार्बोनेट हो गया 4। ठीक, टोटल हो गए 4। और यहां फिर से क्लोराइड मिल गया। तो क्या क्या मिल गया था बताओ? सल्फेट, सॉल्ट, उसके बाद नेक्स्ट है क्या था? क्लोराइड। ठीक, सॉल्ट, फिर क्या था बताइए? नाइट्रेट, उसके बाद क्या था आपका? कार्बोनेट। ठीक, तो टोटल आंसर कितना हो गया? आंसर, फाइनल आंसर, टोटल 10 सॉल्ट फैमिलीज।
ठीक है, टोटल 10 सॉल्ट फैमिलीज यहां पर हैं, 4 फैमिलीज हैं नेगेटिव रेडिकल की, और आपकी 6 फैमिलीज हैं पॉजिटिव रेडिकल की। अब इसके बाद आपको अगर ये पूछ ले कि कौन कौन से सॉल्ट ऐसे हैं जो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो क्या आप पहचान लोगे? बताओ कौन कौन से सॉल्ट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्या आप पहचान लोगे? एक बार अगर आप पॉजिटिव रेडिकल से पहचानोगे तो पॉजिटिव वाले, जैसे कि पॉजिटिव वाले कौन कौन से सेम है बताओ? ये देखो, ये दोनों सेम है क्योंकि ये भी सोडियम सॉल्ट को बिलोंग करता है, ये भी, दोनों के पॉजिटिव वाले सेम है, ठीक। हाँ, और ये भी सोडियम वाले में चला जाएगा, कॉपर वाला तो अलग हो गया, ठीक। बस इतने ही है मेरे ख्याल से पॉजिटिव वाले, है ना, जिसमें जिसमें सोडियम लगा हुआ। ये भी देखिए, ये भी सोडियम वाली फैमिली में चला जाएगा, समझ गए। और अगर नेगेटिव वाले आपसे पूछे कौन सी सेम फैमिली में आ रहे हैं, तो जिसमें जिसमें सल्फेट लगा है वो सभी सल्फेट फैमिली में चले जाएंगे, ठीक। ओके, जिसमें जिसमें सल्फेट लगा है सभी सल्फेट फैमिली में चले जाएंगे। तो इस तरीके से पहचानना है, पहचानना भी मैंने आपको बता दिया। मान लो कैटेगराइज करने के लिए आ जाएगी कौन से सेम फैमिली में, तो आप पॉजिटिव वाले को लेके सेम फैमिली में बता सकते हो और नेगेटिव वाले को लेके सेम फैमिली में बता सकते हो, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद एक और सवाल है, वो भी हम कर लेते हैं, फिर इसको हम फिनिश करेंगे क्लास को, ठीक। यहां पर आ जाइए जरा, ठीक। अब देखिए एक्टिविटी 2.13 है ना, एक्टिविटी 2.13, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन बच्चों इन्होंने दिया है, फैमिली ऑफ सॉल्ट बताने के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए जरा, नहीं ये नहीं, रुक जाओ, ये तो हम कर चुके हैं ना, ये वाला देखिए, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स। अब यहां पे मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं पे इसको ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं रैंडम। आपको ये सॉल्ट कलेक्ट करने लेबोरेटरी में, सोडियम क्लोराइड कलेक्ट करिए, पोटेशियम नाइट्रेट लेके आइए, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेके आइए कहीं से, जिंक सल्फेट लेके आइए, कॉपर सल्फेट लेके आइए, सोडियम एसीटेट लेके आइए, सोडियम कार्बोनेट लेके आइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके आइए, इसके अलावा कोई और सॉल्ट मिल रहा है तो वो भी लेके आइए। अब चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए, उसमें इसको सॉल्युबल करके देखिए, इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करो कि कौन कितना सॉल्युबल है, कौन, ये सब चेक करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड हेंस फाइंड द पीएच यूजिंग पीएच पेपर, ठीक। पहले देखो लिटमस पेपर से कि लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा होगा तो एसिडिक या बेसिक होगा, नहीं चेंज कर रहा है तो न्यूट्रल होगा, ठीक। और अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक है तो ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा, सॉरी क्या बोला मैंने, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड और बेस रेड टू ब्लू, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि इन्होंने बोला टेबल 2.4 को फिल कर दो, ठीक। अब यहां पे इन्होंने पीएच भी लिखने के लिए बोल दिया है, तो पीएच इसका लिखना हमारे लिए संभव नहीं है जब तक हम लेबोरेटरी ना करें, और आपके स्कूल में अगर कराया गया हो तो भाई कर लेना। मेरे ख्याल से इसका पीएच नहीं पूछना चाहिए। हाँ, पीएच 7 से ग्रेटर है या 7 से लेस है ये मैं बता सकता हूं, तो ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहां हमारे पास लेबोरेटरी तो है नहीं कि हम इसका पीएच चेक करें, यूनिवर्सल इंडिकेटर से एग्जैक्ट पीएच मैं नहीं चेक कर सकता हूं, ठीक। तो वो आपको स्कूल में ही करना चाहिए था, इस टेबल को फिल करना चाहिए था, ठीक। और ना किसी को याद होता है, तो मैं आपको बस इस सवाल को करा देता हूं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा आपका न्यूट्रल है, ठीक। सोडियम क्लोराइड का सवाल अभी अभी मैंने कराया था, बट फिर भी आप फटाफट देख लीजिए बच्चों। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl था, इसके 2 आपके पॉजिटिव रेडिकल Na+ होंगे, और Cl- को H+ दोगे, इसको OH- दोगे तो बेस आएगा आपका क्या, NaOH, और Cl- को H+ आप दोगे तो एसिड आएगा आपका कौन सा, HCl। अब आप चेक कर लो, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको पता है कि ये कैसा हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अभी कराया था pH 7 हो जाएगा, ठीक, खत्म। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा है सोडियम क्लोराइड के बाद पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, के ऊपर प्लस होता है पोटेशियम आयन और नाइट्रेट होता है NO3-। तो आंसर क्या आएगा बताइए पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3 आ जाएगा आंसर, ठीक। और के को दोगे OH- तो बनेगा क्या, इसका बेस कौन सा हो जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और नाइट्रेट को H+ दोगे तो HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड, HNO3। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, और नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा बताइए, पीएच हो जाएगा इसका 7 के आसपास और हो जाएगा ये न्यूट्रल,
ठीक हो जाएगा ये न्यूट्रल। ठीक, ओके, करेक्ट। तो ये चीज है। अच्छा, पीएच जब 7 के आसपास होता है तो कलर कैसा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे? ग्रीन होता है ना, क्यों भाई? पीएच जब 7 के आसपास, हाँ, ग्रीन होता है, तो कलर यहाँ पे आपको न्यूट्रल वाला पूछ सकता है बच्चों। कलर आपको न्यूट्रल वाला पूछ सकता है पक्का। न्यूट्रल सॉल्ट का कलर ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 7 के आसपास जो आपका कलर था, कल जो हमने क्लास करी थी उसमें 7 था, 7 में ग्रीन था। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि आपको सॉल्ट दे दिया, मान लो न्यूट्रल सॉल्ट मिला, तो बोलेगा कि पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर बताइए कैसा होगा। ठीक है, पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन दे देगा या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर दे देगा। कलर पूछेगा तो ग्रीन बताना है न्यूट्रल पे, है ना। कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन। कोई भी न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो ग्रीन कलर याद रखिएगा पीएच 7 पे। ठीक, अच्छा, अगला सवाल आइए देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इनका? हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। ठीक, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बच्चों एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होता है। अब जिनको नहीं पता ये बात तो बहुत गलत बात है, मैं आपको अलग से बताना चाहता हूं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 2,8,3 आएगा, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज आ जाता है। क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 2,8, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन चले गए कहीं, ये चले जाएंगे कहीं बाहर। ठीक, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और स्टेबल हो जाएगा। तो एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होता है। और क्लोराइड तो आपको याद ही है, Cl-। ठीक, इसके बाद 3 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो आंसर क्या आएगा? Al1Cl3। 1 लिखा नहीं जाता है तो आंसर आएगा AlCl3। ये होता है बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड। करेक्ट, ये होता है आपका क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ओके, अब देखिए यहां पर आप क्या करोगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, फिर से वही कहानी करनी है। इस Al3+ को आप OH- देंगे तो आंसर क्या आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। Al पे 3+ और OH पे माइनस। ठीक, तो ये वाला 3 इधर आएगा, ये वाला माइनस इधर, मतलब 1 इधर आएगा, तो बनेगा आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस। ठीक, अब देखो बच्चों, पता है ये होता है वीक बेस, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, याद कर लो, ये होता है वीक बेस, याद करना पड़ेगा भाई। ठीक, ओके, वीक बेस। अब इसको याद करने का एक तरीका भी कि ये वीक बेस क्यों है, बताओ। वीक बेस कौन होता है बताओ? वीक बेस कौन होता है? जो पार्शियली आयनाइज होता है ना। वीक बेस कौन होता है? जो पार्शियली आयनाइज होता है। तो देखो कितना भारी भरकम मॉलिक्यूल है, चेक कर लो। भारी है, बहुत भारी है भैया, चेक कर लो। OH का होल थ्राइस लगा हुआ है, इतना भारी भरकम है, ब्रेक नहीं होगा जल्दी से, आयनाइज नहीं होगा, समझे? ये इसको याद करने का तरीका है। भारी भरकम है, OH का होल थ्राइस है और इतनी की। ठीक, तो पानी में डालोगे तो 100% आयनाइज नहीं होगा ये। आयनाइज होने के लिए थोड़ा छोटा होना चाहिए ना साइज, तभी तो उस पर अटैक होगा अच्छी तरीके से, पानी के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक कर देंगे उसको। मैंने क्लास में बताया कैसे फोर्स लगता है। ठीक, तो ये भारी भरकम है, थोड़ा सा आयनाइज नहीं होता, इसलिए वीक बेस में डाल दिया मैंने इसको। ये थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया, बाकी कहानी ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, उसके बाद Cl- को, यस, Cl- को यदि आप H+ के साथ जोड़ोगे तो एसिड कौन सा आएगा यहाँ पर आपका, बताइए। ठीक, तो एसिड आएगा HCl। तो बच्चों अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, बताइए। एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा होगा, या सॉल्ट, ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड बना है सॉल्ट कैसा होगा इसका, बताइए। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो सॉल्ट हो गया इसका एसिडिक। और यदि एसिडिक सॉल्ट हो गया तो पीएच कैसा आएगा आपका? <<7 आएगा। ठीक, भारी भरकम मॉलिक्यूल है, आयनाइज नहीं होगा, 100% आयनाइज नहीं होगा। अगला सवाल लेते हैं। और क्या दिया था भाई एल्युमिनियम क्लोराइड के बाद, चेक कर लो। और क्या दिया था एल्युमिनियम क्लोराइड के बाद? जिंक सल्फेट ले लीजिए, जिंक सल्फेट ले लीजिए। ठीक, तो जिंक के ऊपर 2+ चार्ज होता है, क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, और सल्फेट होता है आपका SO4 2-। ठीक, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4। तो ये सॉल्ट बन गया। अब इसका बेस क्या हो जाएगा? जिंक 2+ को आप दोगे OH- तो बनाएगा ZnOH होल ट्वाइस। जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया इसका बेस, और जिंक हाइड्रोक्साइड होता है वीक बेस। ठीक, और इसको दोगे आप H+ आयन तो बनाएगा आपका H2SO4, और H2SO4 हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो नेचर कैसा हो जाएगा जिंक सल्फेट सॉल्ट का? एसिडिक। और एसिडिक अगर हो गया तो pH <7 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, चेक कर लीजिए कहाँ गया,
कॉपर सल्फेट ले लीजिए, और कॉपर सल्फेट तो शायद अभी बता दिया था ना मैंने, क्यों भाई क्या कहते हो? कॉपर सल्फेट बता दिया है ना, इससे पहले बताया ना कॉपर सल्फेट, बोलो। हाँ तो छोड़ दे रहे हैं इसको। उसके बाद सोडियम एसिटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोडियम एसिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। सोडियम एसिटेट कैसे करोगे? सोडियम एसिटेट, तो आपका जो CH3COO माइनस होता है, इसको हम बोलते हैं एसिटेट आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिटेट आयन बोलते हैं। और सोडियम एसिटेट क्या बनेगा आपका? Na के ऊपर +1 और एसिटेट, तो CH3COO माइनस, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास आता है फॉर्मूला CH3COO Na। तो ये सोडियम एसिटेट आपका बनके तैयार हो गया। तो ये आपका सॉल्ट है, ठीक। अब ध्यान दें, Na प्लस में जोड़ोगे OH माइनस, तो ये आपको देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और CH3CO माइनस में H प्लस जोड़ोगे तो देगा एसिटेट, आपको एसिटिक एसिड CH3COH, जो कि विनेगर में होता है ना, जिसका आयु पैक नेम होता है एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड है, ये विनेगर में होता है, ठीक। ओके, तो ये चीज है। नाउ अब ध्यान दें, इतना आपने पढ़ा होगा, ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है भैया, चेक कर लो, COH लगा हुआ है इसमें। क्या लगा हुआ है? COH लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया क्या आपका? वीक एसिड, ठीक। तो ये हो गया वीक एसिड, और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो आंसर आएगा उसमें बेसिक नेचर होगा, तो ये बेसिक सॉल्ट होता है। और यदि बेसिक सॉल्ट है तो पीएच होगा इसका ग्रेटर देन 7, ठीक। पीएच होता है इसका, करेक्ट, 7 से ज्यादा। तो ये हो गया। इसके बाद चेक कर लो और कुछ बचा हो तो। हाँ, अब सोडियम कार्बोनेट, ये भी अच्छा सवाल है, यहीं पे कर देता हूं मैं, सुनो। सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na पे +1 और CO3 पे 2 तो यहां से आएगा आंसर Na2CO3, ठीक। तो ये जो सॉल्ट है, सुनो, Na से आपको मिलेगा OH माइनस दोगे तो NaOH मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनेट को H प्लस दोगे तो H2CO3 बनेगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनेगा कार्बोनिक एसिड। और ये कैसा एसिड है बताइए? ये कैसा एसिड है? वीक मिनरल एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, बेसिक इन नेचर होना चाहिए। लो, बेसिक इन नेचर हो गया, और पीएच आ गया आपका 7 से ग्रेटर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बेसिक इन नेचर होगा, फटाफट कर लीजिए इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेक्स्ट पेज पे ही कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na+1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, तो +1 से -1 जाएगा, आंसर NaHCO3 आएगा। इसको आप दोगे OH माइनस, तो ये बनाएगा आपका NaOH, और NaOH है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। और इसको आप H प्लस दोगे तो H प्लस दोगे, एक H यहाँ पे 2 H हो जाएंगे, तो H2CO3 बनेगा। कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है आपका, वीक मिनरल एसिड है आपका, ठीक। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आंसर आएगा बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, और बेसिक सॉल्ट है, और वैसे भी पता है मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है, तो पीएच आएगा ग्रेटर देन 7, ठीक। ये लीजिए, खत्म, ठीक। अब बस ये एक्टिविटी हो गई। इसके बाद तुम, अभी मुझे इस क्लास में तो कुछ नहीं कराना था, इतना ही मुझे कराना था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। एक इसकी क्लास लेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। चलिए जाइए।